तो दोस्तों मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को लेकर काफी सारे इन्वेस्टर्स के सवाल और कंसर्न आने लगे हैं, तो उस पे आज हम बात करने वाले हैं। अभी रिसेंटली भी मैंने इस बारे में वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि अब जो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है उनके फंड मैनेजर चेंज हो गए हैं। और कौन फंड मैनेजर्स हैं अभी वो भी देख लेते हैं, परफॉर्मेंस पे बात कर लेते हैं। और पिछले 1-1.5 साल में जो परफॉर्मेंस है वो काफी डिप किया है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का। तो अभी आपको एज ए इन्वेस्टर यहाँ पर क्या करना चाहिए इस पर डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले जो फंड मैनेजर चेंज हुए हैं उसकी बात करते हैं। तो देखिए, फंड मैनेजर चेंज होने का जो प्राइमरी रीजन बताया गया है वो ये है कि उन फंड मैनेजर को अभी प्रमोशन मिल गया है और वो अभी प्रमोट होके आगे बढ़ गए हैं और इस फंड को मैनेज करने के लिए नए फंड मैनेजर्स यहाँ पर आ गए हैं। अब यहाँ पर लगभग अगर आप देखेंगे तो पहले जो मेन फंड मैनेजर थे जिन्होंने इस फंड को काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुंचाया वो निकेत शाह जी थे। इन्होंने इस फंड को काफ़ी लंबे टाइम से मैनेज कर रहे थे, लगभग 2020 से लेकर 26 तक, जो एक इस फंड का मेजर फेज था। इसके बाद अगर हम अभी बात करते हैं तो अभी 5 फंड मैनेजर्स हैं करेंटली जो इस फंड को मैनेज कर रहे हैं, जो मुझे लगता है 5 फंड मैनेजर्स थोड़ा सा ज़्यादा हो जाते हैं। होता क्या है, इनकी सैलरी भी हमसे ही मिलेगी, तो यहाँ पर आपको ये भी देखने को मिलता है कि इन फंड्स के एक्सपेंस रेशियोज बढ़ जाते हैं और वो नज़र आता है कि एक 2-3 फंड मैनेजर जो कि गुड एनफ होते हैं, एक इक्विटी के लिए जनरली हम देखते हैं, एक डेट के लिए देखते हैं, ये 2 फंड मैनेजर्स जनरली मेजर हम फंड्स में देखते हैं। लेकिन यहाँ पर 5 फंड मैनेजर्स अभी यहाँ पर इस फंड के साथ जुड़ चुके हैं। इनमें से 2 फंड मैनेजर्स पुराने हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, जैसे अजय खंडेलवाल देखेंगे तो इनके और भी जो फंड्स हैं ईएलएसएस, फ्लेक्सी कैप, इन फंड्स के साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ हम दूसरे फंड मैनेजर्स की भी बात करें तो ये भी काफ़ी पुराने फंड मैनेजर्स हैं जो काफ़ी टाइम से इनके अलग अलग फंड्स को मैनेज कर रहे हैं। लेकिन जो मेन फंड मैनेजर्स होते हैं किसी भी फंड हाउस का, वो इसमें निकेत शाह जी थे जो अभी यहाँ पर प्रोमोट होकर इस फंड से अब फंड मैनेजर नहीं रहेंगे। तो ये एक कंसर्न यहाँ पर रहने वाला है कि जो फंड मैनेजर पहले अच्छी खासी परफॉर्मेंस दे रहे थे, क्या वो उस परफॉर्मेंस को कंटिन्यू हो पाएगी। अब यहाँ पर अगर हम इस फंड की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो देखिए 2025 इस फंड के लिए फॉरगेटेबल था। बहुत ही खराब परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको देखने को मिली थी, सबसे खराब परफॉर्म करने वाला फंड था। और इसी वॉलेटिलिटी के लिए हम इस फंड पे हमेशा बात करते आए हैं कि बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रिटर्न्स रहने वाली है। 2024 में सबसे अच्छे परफॉर्म करने वाले फंड्स के साथ से चल रहा था ये, और उसके बाद अचानक से सबसे खराब परफॉर्म करने वाला फंड बन गया। और अभी 2026 के जो 1-1.5 महीना हुए हैं उसमें भी यही हाल आपको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा कंसर्न यही आपका रहने वाला है कि जो वॉलेटिलिटी है वो बहुत ज्यादा इस फंड की रहेगी। और ऐसा नहीं है कि ये फंड पहली बार अंडर परफॉर्म कर रहा है, 2020 में भी अगर आप देखेंगे तो ये फंड सबसे खराब परफॉर्म करने वाला फंड था। लेकिन 2021, 22, 23 यहाँ पर उसमें आपको कमबैक देखने को मिला और शानदार रिटर्न्स 2024 में इस फंड ने जनरेट की थी और ये फंड एक अच्छी खासी रिटर्न्स दे रहा था। लेकिन अभी आप देखें तो पिछले 1 साल में काफी खराब परफॉर्मेंस है, 1-1.25% की रिटर्न्स है, 6 महीने में 3 महीने में नेगेटिव रिटर्न्स आपको देखने को मिलती है। क्यों यहाँ पर इतनी वॉलेटिलिटी है? 2 रीजंस हैं इसके। सबसे पहले सिर्फ 30 स्टॉक्स इस फंड में रहते हैं, यानी कि बहुत ही कॉम्पैक्ट इसका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो रहता है, तो बहुत ज़्यादा कंपनीज यहाँ पर नहीं देखने को मिलती। ऊपर से आप इसकी प्राइस टू अर्निंग, प्राइस टू बुक वैल्यू, ये सब चीज़ें चेक करेंगे, ये पैरामीटर्स आप चेक करेंगे तो आपको एक चीज़ और पता चलेगी कि ये जो 30 कंपनीज भी हैं ये भी हाई रिस्क कंपनीज, ऐसे नहीं है कि ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज पे फोकस है तो इसलिए ज्यादा कंपनीज रखते हैं जनरली फंड हाउस। लेकिन यहाँ पर एक तो ग्रोथ ओरिएंटेड हाई रिस्क कंपनीज पे फोकस है, उसके साथ साथ यहाँ पर सिर्फ 30 कंपनीज हैं, तो वो एक कॉम्बिनेशन जो है वो इस फंड को बहुत ज्यादा वॉलेटाइल बना देता है, जो कि हमें देखने को इसकी रिटर्न्स में भी मिलता है। कंपनीज की बात करें तो परसिस्टेंट सिस्टम, कोफोर्ज, अब ये 2-3 कंपनीज को छोड़ दें तो इसके अलावा आप देखें 197, कल्याण ज्वेलर्स, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, इसके अलावा इटर्नल, ये सारी कंपनीज हैं जो पिछले 1.5-2 साल में अंडर परफॉर्म कर रही है। और भी कंपनीज थी, केन्स टेक्नोलॉजीज जैसी, वहां पर इन्होंने अपनी जो स्टेक है उसको कट किया है, ट्रेंड में इन्होंने स्टेक को कट किया है, मैक्स में आप देखेंगे स्टेक्स को कट किया है। तो अब ये जो पुरानी कंपनीज थी उसमें स्टेक्स को
कट करते हुए आपको नजर आए हैं। और लेकिन नई कंपनीज, देखिए हर फंड के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है कि नई कंपनीज आइडेंटिफाई करें और नई कंपनीज में इन्वेस्ट करके वही रिटर्न्स जनरेट कर पाए। एक सेट ऑफ कंपनीज इन्होंने 2-3 साल रखी, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, केन्स टेक्नोलॉजीज, इटर्नल, जिसमें इनको एक अच्छी रिटर्न्स मिली। अब वो कंपनीज अपना पीक पे परफॉर्मेंस दे चुकी है। अब इनको नई कंपनीज आइडेंटिफाई करके वैसी ही परफॉर्मेंस यहाँ पर अगर रेप्लिकेट करनी है तो करना पड़ेगा, जो कि किसी भी फंड हाउस के लिए, सिर्फ इस कंपनी की बात नहीं, इस फंड हाउस की बात नहीं, जो ऐसे हाई रिस्क फंड्स होते हैं जैसे कि क्वांट के, मोतीलाल ओसवाल के, तो हर बार ऐसी मल्टी बैगर कंपनीज आइडेंटिफाई करके इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। और यही इस फंड को भी अब स्ट्रगल होती नजर आ रही है। जो इसने एक बारी कंपनीज आइडेंटिफाई की थी, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, वो अपनी पीक परफॉर्मेंस निकाल चुकी हैं। अब इनको फिर से वही प्रोसेस 2-3 साल आगे के लिए करना होगा। वो एक थोड़ा सा डिफिकल्ट जॉब हर फंड मैनेजर के लिए और फंड हाउस के लिए रहता है। इसलिए वो फंड्स जो कि रिलेटिवली स्लोअर ग्रोथ वाले होते हैं, जिसमें आपको ठीक ठाक रिटर्न्स दिखती है लेकिन कंसिस्टेंसी के लिए रिटर्न के साथ रिटर्न्स दिखती है, वो जनरली लॉन्गर टर्म में ज्यादा सक्सेसफुल हो पाते हैं। ये एक मेजर डिफरेंस रहता है जो हाई रिस्क वाले फंड्स होते हैं और जो लोअर रिस्क या मीडियम रिस्क वाले फंड्स होते हैं, जो कि एक बैलेंस बनाकर चलते हैं ग्रोथ और वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज का। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है इस फंड के लिए। ये भी एक बेनिफिट भी हो सकता है कि यहाँ पर नए फंड मैनेजर्स हैं, वो अपनी नई सोच के साथ नए कंपनीज को ऐड करके यहाँ पर रिटर्न्स दे सकते हैं। लेकिन एक चीज है कि थोड़ा सा ये मुश्किल रहने वाला है, जो इस फंड ने एक जबरदस्त रिटर्न पिछले 10 सालों में दी है उसको रेप्लिकेट करना। तो वो चीज थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी। एक साल में परफॉर्मेंस डाउन हुआ है और अपने बेंचमार्क इंडेक्स से लगभग 10-12% की कम की रिटर्न है। और 2 साल में भी अगर आप देखेंगे परफॉर्मेंस नीचे डाउन होते होते 2 साल में भी लगभग बेंचमार्क इंडेक्स जैसी ही रिटर्न्स है, बहुत ज्यादा रिटर्न्स नहीं है। तो ये एक चीज है कि यहाँ पर अब मंथ ऑन मंथ इस फंड को देखना होगा, क्या इसके स्टॉक सिलेक्शन अब आने वाले टाइम में रहते हैं, कैसी वहां से परफॉर्मेंस निकल के आती है। क्योंकि फंड मैनेजर चेंज होना सबसे बड़ी एक चीज हो जाती है जिसमें फंड के डायनेमिक्स भी चेंज हो सकते हैं। तो ये 2-3 चीजें हैं जो आपको यहाँ पर इस फंड में ध्यान रखनी है। लेकिन हमेशा जो इस फंड के साथ मैं बोलता हूँ, अगर बहुत ज्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स हैं तो ही इस फंड में इन्वेस्ट करिएगा। वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा झेल सकते हैं तो ही ये फंड यहाँ पर आपके लिए ज्यादा सुटेबल रहने वाला है। तो इस फंड के बारे में ये 2-3 चीजें जरूर ध्यान में रखिएगा अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।